बच्चों, आज हम बेटा 7th क्लास का सेकंड चैप्टर नए राजा और उनके राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी हमारा चैप्टर क्या है, नए राजा और उन्होंने किन किन राज्यों का विस्तार किया, यानी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा है इसमें कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राज्यों का राजवंशों का यानी उदय हुआ। 7वीं शताब्दी के बाद ये यानी इस लेसन में जो चर्चा की जा रही है वो 7वीं शताब्दी के बाद की है। तो कई राजवंशों का उदय हुआ जो कि हम मानचित्र में देख सकते हैं। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले राजवंश तो हम इस चित्र में देखेंगे। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में राजवंश यानी कौन कौन से राजवंशों का उदय हुआ। तो देखें, ये चित्र देखें आप, ये रे बेटा। जैसे इसमें कौन कौन से राजवंश है बेटा, मानचित्र में जैसे गुज्जर प्रतिहार हैं, राष्ट्रकूट है, पाल हैं, चोल है, चाहमान है। ये यानी जो आप एक मिनट रुके, जैसे ये चाहमान है, ये इसके बाद गुज्जर प्रतिहार है, ये वाला और राष्ट्रकूट हैं, ध्यान से देखें आप, चोल हैं, चालुक्य हैं। यानी ये इस तरह के बेटा जो मैंने बताए हैं आपसे, आप यहाँ से इनको मानचित्र में यहाँ से देखकर मानचित्र में आप ढूंढ सकते हैं। ये प्रमुख यानी इन राजवंशों का उदय हुआ था। गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चाहमान, यानी इनका उदय हुआ था। तो इनको हम मानचित्र के माध्यम से यानी आप मानचित्र में इनको अच्छे ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके बाद है बेटा वही हेडिंग हमारी नए राजवंशों का उदय। तो जैसे आपसे बताया कि 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में अनेक राजवंशों का उदय हुआ। तो 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आए। भूस्वामी होता है जो ज़्यादा भूमि के मालिक होते हैं, और जो योद्धा सरदार हैं यानी 7वीं शताब्दी के आते आते बहुत बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार जो हैं यानी उनका उदय हुआ। अस्तित्व का अर्थ ये है कि वे जो भूस्वामी और योद्धा यानी उनका जो प्रभाव है वो अधिक बढ़ गया, और राजा लोग उन्हें पार्य, ये आप याद रखें, राजा लोग उन्हें पार्य, मातहते या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। यानी जो राजा लोग थे इनको भूस्वामी या योद्धा सरदारों को मातहते या सामंत कहकर बुलाते थे, और वे राजा लोग यानी राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए। यानी राजा लोग उम्मीद करते थे कि जो ये गांव के स्वामी हैं, राजा लोग या स्वामियों के लिए यानी उपहार लाएं और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, सैन्य सहायता प्रदान करें। यानी ऐसे उनसे उम्मीद रखते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने अपने को महासामंत यानी जब भूस्वामियों को या योद्धा सरदारों को का अधिक प्रभाव बढ़ जाता था तो वे अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर, मंडल का महास्वामी घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। तो ये इसमें क्या है बेटा, इसमें कहने का अर्थ ये है कि नए राजवंशों यानी 7वीं शताब्दी के आते आते जिन लोगों के पास अधिक जमीन थी और जो योद्धा अपने आप को योद्धा मानते थे, उनका अस्ति यानी उनका प्रभाव अधिक बढ़ा। और राजा लोग पार्य उन्हें मातहते या सामंत के रूप में मान्यता देते थे, और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं और दरबार में हाजिरी भी लगाएं और सैन्य सहायता भी प्रदान करें। अगर किसी भूस्वामी ने या योद्धा ने अधिक संपदा हासिल कर ली तो वे अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। इस तरह से एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है बेटा, दक्कन में राष्ट्रकूटों का शासन था। ये याद रखना कि दक्कन में राष्ट्रकूटों का शासन था, और कर्नाटक में
चालुक्य, कर्नाटक में था चालुक्य, राजाओं के अधीनस्थ थे। यानी जो दक्कन राष्ट्रकूट था वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन रहता था। 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंतिद्रुग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। जैसे कि आपसे बताया है कि बेटा दक्कन में राष्ट्रकूटों का शासन था और जो राष्ट्रकूट थे उनको चालुक्य राजाओं के अधीन रहना पड़ता था। लेकिन 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूटों ने का एक दंतिद्रुग था राजा, बाद में इसको राजा की उपाधि मिल गई थी, तो इसने चालुक्यों की अधीनता यानी उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ यानी उसे चालुक्यों को हराया भी इसने दंतिद्रुग ने, और हिरण्यगर्भ यानी सोने का गर्भ, हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान भी किया। और यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। तो माना जाता था कि याजक जमन्ना क्षत्रिय न होते, यानी जन्म से वो क्षत्रिय नहीं था, लेकिन अगर हिरण्यगर्भ नामक वो अनुष्ठान करवा लेता है ब्राह्मणों की सहायता से तो उसे क्षत्रिय या क्षत्रितो प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसने दंतिद्रुग ने क्षत्रितो यानी राजा की उपाधि पाने के लिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाया। कुछ अन्य उदाहरणों के उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद आता है बेटा हमारा कि पुरुषों ने अपनी राजशाही काम करने के लिए यानी सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर, शर्मन और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये भी आपने याद रखना बेटा मिसाल के तौर पर, यानी ये बात याद रखने योग्य है कि जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर, कौन थे ये? कदम, मयूर, शर्मन और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। यानी जाति के ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने, क्योंकि ब्राह्मणों का काम जैसे पूजा पाठ वगैरह होता है, तो उन्होंने अपने परंपरागत यानी प्राचीन काल से जो वो काम करते आ रहे थे उससे अपने पुराने पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए थे। यानी ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने शस्त्र उठा लिए और कर्नाटक और राजस्थान में इन्होंने अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर लिए थे। इसके बाद आता है बेटा राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने, जो राजा उभर कर सामने आए थे, उन राजाओं ने महाधिराज यानी राजाओं का राजा की भी उपाधि प्राप्त कर ली थी। त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण कर ली थी। एक तो कौन सी उपाधि है? महाराजाधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भवनों का स्वामी। यानी ज़्यादा इनका प्रशासन बढ़ने के कारण इन्होंने इस तरह की उपाधियों को दान कर लिया था। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी भी करते थे। यानी ये उपाधि प्राप्त हो जाने के बाद भी वे किसानों, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी भी करते थे। और इन सभी राज्यों में उत्पादकों, किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। यानी जो वे प्राप्त करते थे, जो किसान थे, पशुपालक थे, कारीगर थे, यानी जो भी वे संसाधन यानी जो भी जिन चीज़ों का में वो काम करते थे उनसे संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था। यानी जो भी ये जितना भी जिन चीज़ों का ये निर्माण करते थे या जो संसाधन ये प्राप्त करते थे उनका एक हिस्सा यानी इनको राजा महाराजाओं को देने के लिए बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान या कर मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। और राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। राजस्व का अर्थ कर ही होता है, ये व्यापारियों से भी यानी व्यापार करने वाले लोगों से भी लिया जाता था। तो ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। यानी जो लोग किसान थे, जैसे भूस्वामी वगैरह थे, जो अपना जो जिन चीज़ों का वो यानी व्यापार का वो उगाते थे या उत्पादन करते थे, तो एक हिस्सा जैसे कि मैंने बताया कि राजा को दे देते थे, तो राजा के लिए वही जो दिया जाता था वो वित्तीय आधार बनता था। यानी धन का काम करते थे वे।
और साथ में मंदिरों और दुर्गा के निर्माण में इस्तेमाल होते थे। यानी साथ में अगर मंदिर वगैरह जो निर्माण किया जाता था उसमें इस धन का प्रयोग किया जाता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे। यानी जो संसाधन दिए जाते थे युद्धों में भी लड़ने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। राजस्व जो मैंने बताया है कि गांव वालों से कर लिया जाता था। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारी यानी उनके पद नियुक्त कर रखे थे, प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और वंशानुगत होती थी। वंशानुगत होता है जो वंश के अनुसार जो परंपरा चली आ रही हो। सेना में भी ऐसा होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी हैं इन ओहदों पर, यानी जो सेना में भी वंशों के अनुसार ही, यानी उसका कोई निकट का संबंधी यानी भाई राजा के साथ है इस तरह से, यानी उसी जो उसके परिवार से, यानी जो उस जैसे राजा के पास सैनिक होता है और उस पहले उसके परिवार का है तो उसी के परिवार का यानी राजा के साथ यानी उसका निकट वाला ही या उसी ओहदे पर होता था जिस ओहदे पर पहले वाले उसके घर वाले या उसके पूर्वज होते थे। तो ये लेसन बेटा हमारा ये टॉपिक था, जो लेसन तो नहीं कहूँगी टॉपिक है हमारा, आज हम यहीं पढ़ते हैं और कल पढ़ेंगे हम परिस्थितियाँ और भूमि अनुदान। तो कल की जो हेडिंग है बेटा हमारी ये होगी। आज के लिए थैंक यू बेटा।